हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई यूनिट, दैट इज योर इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। ऑलरेडी हम अपने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बारे में। तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। और अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहती हैं यहाँ पे मैं रेगुलरली पोस्ट करती रहती हूँ। ठीक, और अगर आप में से किसी को कोई क्वेरी भी रहती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं। ठीक है, और जहां तक रही बात आपकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। तो इग्नू स्क्वाड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपने सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपने पिछले सेशन में डिस्कस किया था इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बारे में, और जिसमें हमने बात करी थी प्रमोशन मिक्स की। आई होप आपको याद होगा अगर आपने वीडियो देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमने प्रमोशन मिक्स में बात करी थी एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स, राइट। तो उसमें एडवर्टाइजिंग भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, और मैंने वहां पे आपसे बताया भी था कि हम इन सब टॉपिक्स को स्पेसिफिकली पढ़ेंगे तो वहां हम इन डिटेल इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। So in order to inform, attract and convince the valued customers, a marketer undertakes a number of promotional means. Advertising is one of the powerful means to inform about the company's total offers. Advertising is a dominant element of market promotion. Many times the entire promotional efforts are replaced by advertising alone. So the word advertising has been derived from the Latin word advertere, which means to turn or to the mind. Broadly speaking, the advertising does turn the attention of the people to a community or service. One of the earliest attempts in defining advertising was as follows: the dissemination or spreading of information concerning a product, service or idea to compel action in accordance with the intent of the एडवर्टाइजर। देखिए, कोई भी बिजनेस फर्म हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उसको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, सर्विसेज को अपनी प्रमोट करना है, ठीक है, अपने आइडियाज को प्रमोट करना है, तो उसको एक स्ट्रॉन्ग एडवर्टीजमेंट की जरूरत होती है, राइट। इसीलिए एडवर्टीजमेंट को एक पावरफुल मीन्स माना जाता है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही अपने कंज्यूमर्स को इजिली अट्रैक्ट भी करती है, कन्विंस भी करती है और कंज्यूमर्स को अपने इन्फॉर्म भी करती है कि उनका कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में आया है। ठीक है, सो अगर हम एडवर्टाइजिंग की मीनिंग की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? कोई भी स्पॉन्सर्ड पेड कम्युनिकेशन किसी आइडिया का, गुड्स या सर्विसेज का, जो कि मास मीडियम लेवल पे किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो आपको एडवर्टीजमेंट होता है वो स्पॉन्सर्ड होता है और पेड कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, और जब भी एडवर्टाइजमेंट के बारे में डेफिनेशन लिखिएगा तो इन वर्ड्स को जरूर से ऐड करिएगा उसमें। ठीक, तो एडवर्टाइजमेंट में एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर रहता है जो कि एडवर्टाइजमेंट के लिए पे करता है, और उस स्पॉन्सर को क्या कहा जाता है? एडवर्टाइजर कहा जाता है। ठीक है, सो इन एडवर्टाइजिंग message is communicated through mass media like radio, TV, newspaper, magazines, direct mail, hoardings, etc. आप एग्जाम्पल से भी खुद समझ सकते हैं कि आप जितने भी ये फॉर्म्स हैं आपके मास मीडिया के, एडवर्टाइजिंग के, ये सब कैसे हैं? पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। चाहे मैं रेडियो की बात कर लूँ, चाहे आप टेलीविजन की बात कर लिए, चाहे न्यूज़पेपर, मैगजीन, डायरेक्ट मेल या होर्डिंग्स, कोई भी, ये सब कैसे हैं? पेड कम्युनिकेशन है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि किसी में खर्चा ज्यादा आता है, किसी में खर्चा कम आता है। कोई कम रेट पे आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर जाता है, कोई ज्यादा रेट पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ना। जैसे आपका न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर काफी चीप रेट में मिलते हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन वो अटेन करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन रहती है न्यूज़पेपर में, वो ज्यादा रहती है, राइट। तो इन सबको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अभी हमने डिस्कस किया एडवर्टाइजिंग की मीनिंग, राइट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग।
अब देखिए, हो सकता है आपके मन में ये बात आए कि बुक में तो मेंशन नहीं है तो मैं यहाँ क्यों दे रही हूँ डेफिनेशन। उसकी वजह ये है कि आप में से 2-3 लोग ने मुझसे पूछा है कि एग्जाम में आंसर्स कैसे लिखने हैं, किस तरह लिखने हैं, किस तरह अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो अगर अच्छे नंबर चाहिए तो डेफिनेशन जरूर लिखिए, ठीक है। मीनिंग अलग चीज होती है और डेफिनेशन अलग चीज होती है। मीनिंग का मतलब हो गया कि आपने उस चीज को डिस्क्राइब कर दिया इन सिंपल वर्ड्स, राइट। डेफिनेशन का मतलब होता है किसी ऑथर ने या किसी अथॉरिटी ने जो उसकी डेफिनेशन प्रॉपरली दी है उसको लिखना। और जब आप उसको कोट्स में लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स में प्रॉपरली मेंशन करते हैं, तो आपके जो आंसर्स होते हैं वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, इफेक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसीलिए मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि कोई भी अगर टॉपिक ऐसा इंट्रोड्यूस कर रही हूँ तो वहां पे मैं डेफिनेशंस जरूर मेंशन करती हूँ, और आप भी अपने पेपर में डेफिनेशंस जरूर लिख के आइएगा, ठीक है। सो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजिंग की क्या डेफिनेशन है? एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल परसुएशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। सो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। कोई भी ऐसा पेड फॉर्म जो कि नॉन पर्सनल होता है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट नॉन पर्सनल, और नॉन पर्सनल इसीलिए है क्योंकि ये मास मार्केटिंग करता है, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर या पर्टिकुलर कंज्यूमर सेगमेंट को टारगेट नहीं करता है, इसलिए नॉन पर्सनल फॉर्म का है। और कैसा है? पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, जहां पे आप अपने आइडियाज, गुड्स या सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। देखिए, मैंने आपको बताया ये स्पॉन्सरर वर्ड एडवर्टाइजिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको जरूर मेंशन करिएगा। अब देख लेते हैं विलियम जे स्टैनर ने क्या बोला है एडवर्टाइजिंग के बारे में। सो एडवर्टाइजिंग कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन प्रेजेंटिंग टू अ ग्रुप अ नॉन पर्सनल, ओरल और विजुअल openly sponsored message regarding a product, service or idea. This message, called an advertisement, is disseminated through one or more media and is paid for the identified sponsor. So I hope अब आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी, समझ में भी आ गया होगा कि एडवर्टीजमेंट बेसिकली क्या है, ठीक है। 2-3 पॉइंट्स याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है एडवर्टीजमेंट में, कि एक स्पॉन्सर की जरूरत होती है आपको, ठीक है। नॉन पर्सनल फॉर्म होता है, पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, और यहाँ पे आप अपने आइडियाज, गुड्स और सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, ठीक है। ऐसे ही 3-4 पॉइंट्स को याद रखिएगा जो की पॉइंट्स हैं, उनसे आप इजिली अपनी डेफिनेशन भी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक। सो एडवर्टाइजिंग इज ए नॉन पर्सनल प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स और सर्विसेज ऑफ एन आइडेंटिफाइड बिजनेसमैन नोन एज स्पॉन्सर। The message which is presented or disseminated is known as advertisement. The cost of advertisement are borne by the sponsor. ठीक है, आई होप एडवर्टीजमेंट के बारे में एकदम क्लियर हो गया होगा। एडवर्टीजमेंट की मीनिंग, डेफिनेशन अब क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। अब डिस्कस कर लेते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे टू इन्फॉर्म बायर्स। अब देखिए, एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो बिजनेस फर्म्स होती हैं या कंपनीज होती हैं वो अपने कंज्यूमर्स या बायर्स को इन्फॉर्म करती हैं। किस बारे में इन्फॉर्म करती हैं? प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में, प्रोडक्ट के फीचर्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिटी, ठीक है, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस। और सिर्फ यही नहीं, जो ऑलरेडी उनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनमें अगर उन्होंने कोई चेंजेस किए हैं तो उसके बारे में भी रेगुलर बेसिस पे इन्फॉर्म करती रहती हैं, ठीक है। और अगर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू वो इजीली अपने बायर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचा भी सकती हैं और उन्हें कन्विंस भी कर सकती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है टू परसुएड और कन्विंस बायर्स। अब देखिए, यह भी हमने डिस्कस ही किया कि जो भी बिजनेस फर्म है या कंपनीज हैं, अगर वो अपने कंज्यूमर्स या बायर्स को प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म कर रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो सिर्फ इन्फॉर्म करना ही उनका एक प्रॉपर मकसद नहीं होता है, ठीक है। वो किस लिए इन्फॉर्म करती है? ताकि कंज्यूमर्स इजीली कन्विंस हो जाए प्रोडक्ट लेने के लिए, है ना, वो इजीली परसुएड हो जाए, राइट। और ये कन्विंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो कंज्यूमर है वो इतनी इजीली कोई प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर लेता है। वो प्रॉपरली पहले प्रोडक्ट को एनालाइज करता है, कंपेयर करता है दूसरे प्रोडक्ट से, और जब उसको लगता है कि हाँ आपके प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो दूसरे प्रोडक्ट्स नहीं दे पा रहे हैं, तब वो डिसाइड करता है प्रोडक्ट को परचेज करने की, राइट। तो यहाँ पे कंपनी को अपने प्रोडक्ट को अच्छे से शोकेस करने की जरूरत होती है, प्रॉपर एडवर्टीजमेंट, एक स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत होती है, ताकि कंज्यूमर्स आपका ही प्रोडक्ट या इजीली आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू रिमाइंड बायर्स।
अब देखिए हर कंपनी ऐसी नहीं होती कि वो हर बार कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती रहे। हो सकता है वो अपने ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उसमें कोई चेंजेस ले आए, ठीक है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करे और उसके बाद अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करे। ठीक, तो यहाँ पे जो बिजनेस फर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, जिनके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब कंपटीशन बढ़ जाता है उसके बाद उनके प्रोडक्ट कहीं ना कहीं उतनी मार्केट नहीं कैप्चर कर पाते, तो यहाँ पे बायर को रिमाइंड करवाना जरूरी है ना, उसको याद दिलाना जरूरी है कि ऑलरेडी बिजनेस फर्म एग्जिस्ट कर रही है, कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, उसके प्रोडक्ट्स अभी भी मार्केट में सेल हो रहे हैं। ठीक है, तो बायर्स को रिमाइंड करने के लिए भी एडवर्टीजमेंट कराया जाता है। ठीक, अब जैसे नोकिया का एग्जांपल ले लीजिए आप, तो नोकिया के जो फोन्स थे पहले बहुत ज्यादा चलते थे। ठीक है, आज के टाइम में तो मेरे ख्याल से किसी के पास होगा भी नहीं नोकिया, अगर होगा तो बहुत रेयर ही होगा, लेकिन पहले नोकिया का एक टाइम था, है ना, सिर्फ उस टाइम पे नोकिया पे लोगों की इतनी ज्यादा रिलायबिलिटी थी कि लोग नोकिया के फोन्स ही पसंद करते तो वही परचेज करते थे। ठीक है, फिर थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि नोकिया की जो मार्केट है वो गिरना शुरू हो गई जब से एंड्रॉइड आ गया। राइट, अब एंड्रॉइड के आने के बाद नोकिया ने अपनी चीजों में तो चेंजेस किए नहीं, वो तो विंडोज पे स्टिक रही और विंडोज ही उन्होंने सेल करना शुरू किया, लेकिन वो इतना यूजर फ्रेंडली नहीं था, लोगों को समझ नहीं आया, उसकी प्रॉपर ऑपरेटिंग नहीं कर पाते थे। राइट, तो धीरे धीरे उसकी मार्केट गिरना शुरू हो गई, लेकिन वो कभी कभी अपने कंज्यूमर्स को याद दिलाने के लिए कि हाँ अभी भी नोकिया एग्जिस्टेंस में है, कभी कभी वो क्या करता था, अपना एडवर्टीजमेंट निकालता था या कोई नए फोन के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करता रहता था। ठीक है, ताकि लोगों को याद रहे कि हाँ अभी भी नोकिया एग्जिस्टेंस में है, उसके प्रोडक्ट्स अभी भी मार्केट में सेल हो रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू फेस कंपटीशन। आई होप ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन है और ये कंपटीशन की वजह से ही एडवर्टीजमेंट में जो भी कंपनीज हैं वो ज्यादा खर्चा करने लग गई हैं। राइट, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्हें अपने कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना है अपने प्रोडक्ट की तरफ, तो उन्हें कुछ अलग करना पड़ेगा अपने कॉम्पिटिटर्स से, ताकि कंज्यूमर उनके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो और उनके प्रोडक्ट को परचेज कर ले। राइट, और कंपटीशन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है बिजनेस फर्म को कि अगर उनको पता है कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू वो इजीली अपने कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कोई भी नया कॉम्पिटिटर उनके सामने नहीं आएगा, है ना, उनसे कोई कम्पीट नहीं करेगा, और या जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर है वो भी क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा, उसकी जो मार्केट थी वो भी धीरे धीरे सैचुरेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पॉइंट है टू अचीव सेल्स टारगेट्स। देखिए कोई भी बिजनेस फर्म किस लिए काम करती है, प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती है। ठीक है, अपने कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करती है, लेकिन उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो क्या रहता है, अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना, अपनी सेल्स टारगेट को अचीव करना। ठीक है, और एडवर्टीजमेंट के थ्रू बिजनेस फर्म इजिली अपने सेल्स टारगेट को भी अचीव कर पाती है। ठीक, अब ये चीज आप खुद भी देखते होंगे कि जो बिजनेस फर्म है अगर कोई एक प्रोडक्ट को सेल करना चाहती है मार्केट में, तो वो सिर्फ एक मीडिया को यूज नहीं करती अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए। राइट, डिफरेंट मीडियाज को यूज करती है ताकि कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सके। ठीक, चाहे आपका टेलीविजन सेट्स हो, रेडियो हो, होर्डिंग्स हो, डायरेक्ट मेल हो, न्यूज़पेपर हो, हर जगह वो एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड कराती है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, ताकि कंज्यूमर के दिमाग में उनका प्रोडक्ट की एक इमेज सेट हो जाए और वो कभी मार्केट में सेम टाइप का प्रोडक्ट अगर लेने जाए तो वो उनका प्रोडक्ट परचेज कर ले। वो अगर उनका प्रोडक्ट परचेज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कंपनी है उसकी सेल्स बढ़ेगी और उनके जो सेल्स टारगेट है वो भी अचीव हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टू बिल्ड एंड इम्प्रूव ब्रांड इमेज। अब देखिए जो इतना कंपनीज खर्चा करती हैं अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन में, वो क्यों करती हैं, ताकि उनकी ब्रांड इमेज बन सके, है ना, क्योंकि ये हमारा परसेप्शन होता है, ये हमारी सोच होती है कि अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा रहा है, उसका एडवर्टीजमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट अच्छा होगा, उस पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट अच्छा होगा। और जिसका एडवर्टीजमेंट नहीं आता है तो हमको लगता हो सकता है वो पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा, तो हम उसको प्रेफर नहीं करते। तो फिर हम क्या प्रेफर करते हैं, जो प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट हो रहा है या जिस ब्रांड के प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट हो रहा है वही प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। राइट, और इस एडवर्टीजमेंट के थ्रू अगर किसी बिजनेस फर्म की ब्रांड इमेज खराब बनी हुई है या फिर वो किसी वजह से खराब हो गई, उसको भी रेक्टिफाई किया जा सकता, सही किया जा सकता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मैगी, है ना, आपने देखा होगा कि एक टाइम आया था जब मैगी बैन हो गई थी क्योंकि लेड पाया गया था शायद मैगी में, तो
कहीं ना कहीं जो उनकी ब्रांड इमेज है वो तो खराब हुई ही थी, राइट। लेकिन विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक एविडेंस लैबोरेटरी में दिखा के उन्होंने प्रूव कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, हमारा प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का और हमेशा से अच्छा था, और आज आप देख रहे हैं कि मैगी इजिली मार्केट में सेल भी हो रही है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू बिल्ड कंपनी इमेज एंड रेपुटेशन। अब देखिए कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि अपने प्रोडक्ट की प्रॉपर एडवर्टीजमेंट करना ताकि उनकी एक ब्रांड इमेज बन सके, उनको रिकग्निशन मिल सके मार्केट में, ये तो एक उनका ऑब्जेक्टिव था ही। लेकिन साथ के साथ अपनी इमेज को बराबर मेंटेन रखना, ठीक है, मार्केट में फेम बढ़ाना, अपनी फेम को एक्वायर करना, ये भी एक मेजर ऑब्जेक्टिव रहता है किसी बिजनेस फर्म का, ठीक है। एक बार ब्रांड इमेज बन गई, इट इज गुड, बट उसको कंसिस्टेंट रखना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट। अगर आपको याद होगा तो एडवर्टीजमेंट आता था एक एयरटेल का जिसमें कि बोलता था कि ओखला के अकॉर्डिंग एयरटेल इंडिया का फास्टेस्ट मोबाइल नेटवर्क है, ठीक है, ये पहले ऐड आता था। तो यहाँ पे कंपनी क्या कोशिश करी, क्या कंपनी की ब्रांड इमेज नहीं है, क्या कंपनी को लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, अच्छा सेल्स वॉल्यूम भी जनरेट करती है, लेकिन यहाँ पे वो क्या बताने की कोशिश करी, अपने अचीवमेंट को बताने की कोशिश करी ताकि वो उसकी रेपुटेशन को कंसिस्टेंटली मेंटेन रख सके, ठीक है। सो आई होप ये पॉइंट समझ में आया। लास्ट पॉइंट है इसमें टू असिस्ट सेल्स फोर्स एंड मिडलमैन। देखिए एडवर्टीजमेंट के थ्रू कितना इजी हो गया है मिडलमैन और सेल्स पर्सन के लिए कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट के लिए कन्विंस करना, क्योंकि ऑलरेडी जो कंज्यूमर है वो एडवर्टीजमेंट देख के आ रहा है उस पर्टिकुलर कंपनी का, उस पर्टिकुलर ब्रांड का, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे जो मिडलमैन है या सेल्स पर्सन है उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कंज्यूमर को कि वो प्रोडक्ट को परचेज कर ले, ठीक है। तो जो एडवर्टीजमेंट है वो एक तरह से एड साबित हो, एड मतलब होता है वो हेल्प करता है मिडलमैन और सेल्स पर्सन को कि वो ईजिली जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में सेल कर सके, ठीक। सो आई होप आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हमारा रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब ये जो पॉइंट्स हैं ना ये पहले भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में भी, और यहाँ भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो आप इनको एक बार खुद रीड आउट कर लीजिएगा, आपको इजिली क्लियर हो जाएंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं हम एडवर्टाइजिंग बजट के बारे में। देखिए अगर मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करूं जो कि है आपका इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग, तो यहाँ से कुछ सिलेक्टेड ही क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ठीक है। जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखा उसमें मैंने यही चीज़ एनालाइज करी कि कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं, उन्हीं से ही क्वेश्चन आए हैं और रिपीटेडली वही सब पूछे भी गए हैं, ठीक है। उसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका है बजटिंग का टॉपिक, ठीक है, एडवर्टाइजिंग बजट का टॉपिक। तो हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो एडवर्टाइजिंग बजट को डिस्कस करने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि बजट का क्या मतलब होता है। अब आप लोग के घर में भी बजट बनता होगा, है ना। अब ये नहीं कह रही मैं कि रिटन फॉर्म में बजट बनता होगा, लेकिन एक एस्टिमेट किया जाता होगा कि कितनी इनकम जनरेट हुई, कितना खर्चा हुआ, है ना, यही तो होता है हमारा बजट, राइट। सो अ बजट इज एन एक्सप्रेशन इन मॉनेटरी टर्म्स ऑफ द फॉरवर्ड प्लान एंड द प्रपोज्ड एक्टिविटी. Activity plan includes sales target, products facts, marketing information, competitive situation, creative platform, copy treatment, etc. So अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो बजट क्या होता है, एक एस्टिमेशन होता है हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का जो कि हम फ्यूचर को कंसिडर करके करते हैं, ठीक है। ये हमारा मॉनेटरी टर्म्स में होता है और हम इसमें एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि हमने जो अभी बजट बनाया है वो हमारे फ्यूचर के लिए कितना अच्छा है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम एक पीरियड के दौरान हम इस चीज को एनालाइज भी करते रहते हैं, ठीक। और जब यही बजट एडवर्टीजमेंट के पर्पस से बनाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, एडवर्टाइजिंग बजट कहा जाता है, ठीक है। सो द एडवर्टाइजिंग बजट is the translation of an advertising plan into monetary form. It states the amount of proposed advertising expenses and informs the management of the organization the expected cost of executing the advertising plan. तो advertising budget क्या होता है, बेसिकली एक advertising plan होता है, वो भी किसमें, monetary form में, ठीक है। यहाँ पे जो ये बजट बनाया जाता है बिजनेस फर्म यहाँ पे ये एनालाइज करती है कि उनका एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं, और बजट के थ्रू जो भी मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का वो आगे प्रिडिक्ट करती है कि उसको आगे कितनी ज़्यादा कॉस्ट लगेगी अपने एडवर्टीजमेंट को प्लान करने में, ठीक है।
आपकी बुक में डेफिनेशन नहीं दी हुई थी, लेकिन यहाँ पे मैंने डेफिनेशन मेंशन करी है, क्योंकि उसकी वजह यही है कि आप अगर कोई चीज़ को पढ़ रहे हैं तो आपको पहले उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उसको आगे डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको ज़रूर इंक्लूड करिएगा अगर पेपर में आपके आता है। ठीक, चलो। So the advertising budget should concentrate on the following two aspects. तो कौन से दो एस्पेक्ट हैं? सबसे पहला है हमारा it should be constructed considering the financial strength of the organization, and second है specific operational activities should be identified and detailed allocation of funds should be specified. अगर हम नॉर्मल बजट की बात करते हैं, यहाँ पे अभी हम एडवर्टाइजिंग बजट अगर ना भी कंसिडर करें तो भी अगर हम बजट की बात करें तो बजट आप किसके बेसिस पे बनाते हैं? सबसे पहले आप ये खुद एनालाइज करते हैं कि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है ना, आप कितना ज़्यादा एक्सपेंसेस उठा सकते हैं, आपकी कितनी इनकम है, आप उसी अकॉर्डिंग अपने बजट को प्रिपेयर करते हैं, राइट। सेम कंपनी के साथ भी होता है। ठीक है, कंपनी कभी भी अगर बजट को फॉर्म करती है या एडवर्टाइजिंग बजट फॉर्म करती है तो उसको पहले अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देखना चाहिए। ठीक है, कि वो कितनी ज़्यादा मजबूत है ऑन मॉनेटरी टर्म्स, उसके अकॉर्डिंग उसको अपने बजट को बनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? स्पेसिफिक ऑपरेशनल एक्टिविटीज शुड बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज बिजनेस फर्म परफॉर्म करता है अपने एडवर्टीजमेंट, उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना चाहिए और अपने फंड्स को उस अकॉर्डिंग एलोकेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि अगर बिजनेस फर्म के पास प्रॉपरली फंड्स ही नहीं है, उनको प्रॉपरली एलोकेट नहीं कर रखा है, अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर रखा है, तो वो जो भी एडवर्टीजमेंट एक्टिविटीज आगे करेगी, जो भी बजट बनाएगी, वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो इन दो पॉइंट्स को कंसिडर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं मेथड्स ऑफ सेटिंग एडवर्टाइजिंग बजट। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में यहीं से ही क्वेश्चंस पूछे गए। मैंने आपको बताया ना कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस ही पूछे गए, सिलेक्टिव टॉपिक्स को ही कवर किया गया है, तो उसमें से जो टॉपिक है वो ये है आपका। ठीक है, तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारा परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, मतलब कि सेल्स के बेसिस पे अपने एडवर्टीजमेंट बजट को बनाना। जितनी ज्यादा सेल्स हुई है उसका कुछ परसेंटेज लेके अपने एडवर्टीजमेंट बजट को बनाना। ठीक है, सो इट इज अ कॉमनली यूज्ड मेथड टू सेट एडवर्टाइजिंग बजट। इन दिस मेथड द अमाउंट फॉर एडवर्टाइजिंग इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ sales. So advertising budget is a specific percentage of sales. The sales may be current or anticipated. Sometimes the past sales are also used as the base for deciding on ad budgets. आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि वो बजट जो सेल्स के बेसिस बनाया जाए, परसेंटेज ऑफ सेल्स के बेसिस बनाया जाए, उसको कहते हैं परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। ठीक, अब यहाँ पे जो सेल्स को कंसिडर किया जाता है वो सेल्स आपकी करंट भी हो सकती है और एंटिसिपेटेड भी हो सकती है, या फिर कोई पास सेल्स को बेस बना के आगे एडवर्टीजमेंट बजट को बनाया जा सकता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे एग्जांपल कंसिडर करें, द लास्ट ईयर सेल्स वर ₹3 crore and the company spent ₹3 lakh for advertising. It is clear that the company has spent 1% of the sales in the last year. ठीक है, एग्जाम्पल्स आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब ये पर्टिकुलर मेथड आप अगर नोटिस करें तो ये पूरा सेल्स पे डिपेंड करता है ना। अगर आपकी सेल्स अच्छी जनरेट हुई, अगर आपकी सेल्स अच्छी हुई है तो आप एडवर्टीजमेंट बजट अच्छा बना सकते हैं। एडवर्टाइजिंग के लिए जो आपको पैसे चाहिए वो ज़्यादा निकाल सकते हैं, लेकिन आप वहीं अगर आपकी सेल्स ज़्यादा नहीं जनरेट हुई तो एडवर्टीजमेंट का बजट भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, राइट। So this method is based on the notion that sales following advertising efforts and expenditure. It is assumed that there is a positive correlation between sales and advertising expenditure. ठीक है, so this is not the scientific method to decide on advertising budget. यही मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि यहाँ पे सोली और सोली सेल्स को ही कंसिडर किया जाता है और एक पॉजिटिव कोरिलेशन लेके चलते हैं सेल्स और
एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर में जितनी ज़्यादा सेल्स जनरेट होगी उतना ज़्यादा हमारा एडवर्टीजमेंट के लिए एक्सपेंडिचर क्रिएट हो जाएगा, एडवर्टाइजिंग बजट उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। लेकिन वहीं अगर हमारी सेल्स में डाउनफॉल आ जाता है तो हमारे एडवर्टीजमेंट बजट में भी डाउनफॉल आ जाएगा, और ये इसीलिए साइंटिफिक मेथड नहीं माना जाता है। हालांकि ये कॉमनली यूज किया जाता है लेकिन ये साइंटिफिक मेथड नहीं है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं। मेरिट्स की अगर बात करें, so it is based on sales volume, therefore cost of advertising can be offset against profits earned from the sales. It satisfies financial management. इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये सेल्स वॉल्यूम पे पूरी तरह से डिपेंड करता है, तो एडवर्टीजमेंट में जो भी कॉस्ट आएगी वो किससे ऑफसेट हो जाएगी, प्रॉफिट से ऑफसेट हो जाएगी, है ना, और हमारे फाइनेंशियल बर्डन भी हम पे ज्यादा नहीं पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, दिस मेथड encourages marketing manager to think in terms of relationship between promotional cost, selling price and profits per unit. अब जब हमारा बजट सेल्स के बेसिस पे बन रहा है, एडवर्टीजमेंट बजट हमारा जब सेल्स के बेसिस बन रहा है, तो मैंने भी आपको क्या बताया, एक रिलेशनशिप बन जाता है, राइट, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बन जाता है सेल्स और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के बीच में। तो यहाँ पे भी वही पॉइंट बता रहा है कि जो हमारा मार्केटिंग मैनेजर है वो एक रिलेशनशिप देखता है बिटवीन प्रमोशनल कॉस्ट, ठीक, सेलिंग प्राइस और हमारे प्रॉफिट के बीच में, राइट। क्योंकि प्रोडक्ट को प्रमोट करने में हमारी जो भी प्रमोशनल कॉस्ट आ रही है, ठीक है, हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करेंगे, उससे क्या होगा, हमारी सेल्स जनरेट होगी, सेल्स बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और जो प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा उससे हम अपने प्रमोशनल कॉस्ट को क्या करेंगे, सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इट मेंटेन्स कॉम्पिटिटिव पैरिटी, all the firms in the industry spend approximately the same percentage of sales for advertising. अब इस पर्टिकुलर मेथड का जो एक और एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेंटेन हो जाती है। जितनी भी बिजनेस फर्म है पर्टिकुलर इंडस्ट्री, वो अप्रोक्सीमेटली सेम परसेंटेज ही सेट करती हैं और उसी बेसिस पे अपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस निकालती हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, it keeps the company in constant touch with the sales target to be achieved. देखिए यही मैंने आपको भी बताया भी था कि जितना ज्यादा सेल्स जनरेट होगी उतना ज्यादा आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, है ना। कंपनी के पास जब ज्यादा पैसा आ जाएगा तो वो ज्यादा एडवर्टीजमेंट पे खर्च करेगी। तो यहाँ पे कंपनी का जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है, अपने सेल्स टारगेट को अचीव करना, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को प्रॉपरली प्रमोट कर सके, उसका एडवर्टीजमेंट कर सके। अगर सेल्स ज़्यादा जनरेट नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो एडवर्टीजमेंट के लिए जो भी एक्सपेंडिचर है वो भी कम हो जाएगा और प्रॉपरली प्रमोशन नहीं हो पाएगा प्रोडक्ट का, ठीक है। आई होप समझ में आया। अब इसके डीमेरिट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक गाइडलाइंस इट इज नॉट पॉसिबल टू डिसाइड द एप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ सेल्स, इट लैक्स अ साइंटिफिक। ये अभी हमने डिस्कस भी किया था कि ये कॉमनली यूज्ड मेथड है लेकिन ये साइंटिफिक मेथड नहीं है इस चीज को एनालाइज करने के लिए, राइट। तो ये हो गया इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से अजम्पशन ले रहे हैं ना कि हम पर्टिकुलरली 1% निकालेंगे अपने सेल्स में से, लेकिन ये कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, यहाँ पे आपके पास कोई लॉजिक नहीं है पर्टिकुलरली ये करने का, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी परसेंटेज सेट कर सकते हैं ऐसा, तो ठीक, तो ये इसलिए इसकी डिमेरिट हो जाती है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज नॉट पॉसिबल बिकॉज अ लॉन्ग टर्म सेल्स फोरकास्टिंग सीम्स डिफिकल्ट, फ्यूचर अनसर्टेन है, मार्केट की कंडीशंस भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स फोरकास्ट है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, इट नेग्लेक्ट्स अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, ओनली sales are given priority, it doesn't consider the need of advertising, ठीक है। तो मैंने ये आपको बताया था कि यहाँ पे जो मेन फोकस रहता है वो किस पे रहता है, सेल्स पे रहता है, ठीक है। तो जो अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं एडवर्टाइजमेंट के उसको यहाँ पे कंसिडर ही नहीं किया गया, इसलिए ये इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट हो जाती है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा पूरा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अफोर्डेबल और फंड अवेलेबल मेथड। देखिए ये पर्टिकुलर मेथड क्या कहता है, जैसे कि नाम समझ में आ रहा है अफोर्डेबल, इसका कहने का ये मतलब है कि जो बिजनेस फर्म है या कंपनी है वो जितना अफोर्ड कर सकती है, उसकी जितनी कैपेसिटी है वो उसके अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट बजट को बनाए,
ठीक है, जैसे नाम समझ में आ रहा है ना, अफोर्डेबल और फंड अवेलेबल, जितना फंड अवेलेबल है, जितनी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग अपने बजट को फॉर्म करे। ठीक, तो यहाँ पे क्या समझ में आता है कि कंपनी की अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, साउंड है, तो वो एडवर्टीजमेंट के लिए ज्यादा एक्सपेंडिचर कर सकती है और अच्छा बजट बना सकती है। लेकिन अगर फाइनेंशियल पोजीशन डाउन है तो यहाँ भी एडवर्टीजमेंट के लिए अच्छा बजट नहीं फॉर्म कर सकती है। ठीक है, अंडर दिस मेथड budgetary allocation is made only after meeting all the expenses। ठीक है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो बजट बनाया जाता है वो कब बनाया जाता है, सारे एक्सपेंसेस को मीट अप करने के बाद। ठीक, एडवर्टाइजिंग बजट इज ट्रीटेड एज द रेसिडुअल डिसीजन। रेसिडुअल डिसीजन क्यों हुआ, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस जब मीट अप कर लिया जाएगा उसके बाद ही बजट बनाया जाएगा। ठीक, इफ फंड इज अवेलेबल the company spends, otherwise the company has to manage without advertising. Thus, a company's capacity to afford is the main criteria. ठीक है, तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कंपनी कितना अफोर्ड कर सकती है, उसके पास कितना फंड अवेलेबल है, उसकी जितनी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने एडवर्टीजमेंट बजट को बनाए। और ये एडवर्टीजमेंट बजट कब बनेगा, जब सारे एक्सपेंसेस को वो मीट अप कर लेगी, उसके बाद इस बजट को बनाएगी। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर कंपनी के पास फंड्स अवेलेबल नहीं है तो कंपनी वहां पे अपना एडवर्टीजमेंट बजट नहीं बना पाएगी। राइट, तो एक तरह से अगर आप देखें तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी हो जाता है। राइट, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं आप इसके लिमिटेशंस को। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, द मेथड कंप्लीटली इग्नोर्स द रोल और नीड ऑफ एडवर्टाइजिंग इन कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट। यहाँ पे जो मेन बात हो रही है वो क्या हो रही है, कंपनी कितना अफोर्ड कर सकती है, कंपनी कितनी कैपेसिटी है। तो यहाँ पे जो फोकस है वो उस पे जा ही नहीं रहा है कि एडवर्टीजमेंट कितनी ज्यादा जरूरी है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में क्या रोल है एडवर्टीजमेंट का। राइट, तो यहाँ पे इस चीज को पर्टिकुलरली इग्नोर ही कर दिया गया। राइट, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखें, एक्सेप्ट कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन, other factors like company's need for advertising, consumer base, competition and so forth are ignored। है ना, ये हमने डिस्कस किया ना कि यहाँ पे जो मेन क्राइटेरिया है वो है कंपनी कितना अफोर्ड कर सकती है, कंपनी के पास कितने फंड है। लेकिन और भी ऐसे फैक्टर्स है जिनको कंसिडर करना चाहिए, लेकिन उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया, इसलिए ये इसकी लिमिटेशन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस मेथड ओनली गाइड्स that a company should not spend beyond its capacity। तो यही हमने डिस्कस किया कि कंपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही खर्चा करेगी, उसी अकॉर्डिंग अपना बजट फॉर्म करेगी। तो ये क्या होगा, इसकी बड़ी लिमिटेशन भी हो जाती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बायस इन डिसाइडिंग एडवर्टाइजिंग अमाउंट। अब यहाँ पे कंपनी बायस भी हो सकती है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि अगर कंपनी के पास फंड्स ज्यादा हैं, ठीक है, और वो उनको प्रॉपरली अगर एलोकेट कर पाती है और उसके अकॉर्डिंग अपनी अच्छी सेल्स जनरेट कर ले रही है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग वो अपना एडवर्टीजमेंट बजट को बनाए। अब हो सकता है उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो लेकिन वो एडवर्टीजमेंट बजट के लिए पैसे कम निकाल रही हो, उसके लिए खर्चा कम करना चाह रही हो, है ना। तो यहाँ पे जो बिजनेस फर्म है वो बायस हो सकती है डिसीजन लेने में कि उसको एडवर्टीजमेंट के लिए कितना अमाउंट निकालना है। ठीक, आई होप लिमिटेशन समझ में आई होगी इसकी आपको। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स को, यही बजट मेथड्स को आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक भी जरूर दीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।